स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी। और मैंने कहा था आपको 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। तो फिलहाल मैं इसमें क्लास 6 भूगोल पढ़ा रहा हूँ, ओके। और चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूँ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें यानी इस चैप्टर में मैंने अभी तक एक पार्ट अपलोड किया है और उसमें मैंने आपको महाद्वीपों के बारे में बताया था, कौन कौन से महाद्वीप पाए जाते हैं, कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। महाद्वीपों में कौन सी नदियां पाई जाती हैं, कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, कौन से पर्वत पाए जाते हैं, ओके। ये सब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। तो आज ये हमारा जो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का सेकेंड पार्ट है, ओके, चैप्टर 5 का सेकेंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको महाद्वीपों के बारे में बता दिया था, तो आज हमको महासागरों के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, ओके। बहुत ज़्यादा तो इसमें जानकारी नहीं दी है, लेकिन क्लास 6 में जितनी जानकारी दी है वो सब मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। ये देखिए हम लोग को यहाँ से पढ़ना है जलमंडल से। तो ये चित्र पहले आप देखिए, ये देखिए ये पूरा जल है, मान लीजिए ये पूरा जल है। तो जल पूरा का पूरा पीने योग्य नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 97.5% जो जल है ये महासागरों में है और ये पीने योग्य नहीं, मतलब ये लवणीय जल है, इसमें बहुत ज़्यादा लवण पाया जाता है, नमक पाया जाता है और ये पीने योग्य नहीं है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा है, 2.5% जो जल है ये आलवण जल है, यानी मीठा जल है, जिसको हम पीने के मतलब योग्य है, जो पीने के योग्य है, जिसको हम पी सकते हैं। बाकी ये जो है इनको बिना शुद्ध किए आप नहीं पी सकते। हाँ ये है कि आप तकनीकी का इस्तेमाल करके इसको शुद्ध कीजिए फिर पीजिए। तो फिलहाल पानी की कमी नहीं है, लेकिन शुद्ध पानी की कमी है, ओके। इसलिए कहा जाता है कि पानी को गंदा ना कीजिए, नहीं तो वो जो अलवणीय जल है वो लवणीय जल में बदल जाएगा। अगर आप गंदा करेंगे, रोज़ सर्फ शैम्पू और बहुत सारे उसमें जो केमिकल हैं उनको डालेंगे, तो पानी आपका जो शुद्ध पानी है, या आप कह सकते हैं जो अलवणीय जल है, वो दूषित हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग को आज पढ़ना है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, तब बताया था। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है, ओके। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। जल के सभी रूप मतलब जैसे नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब जो हम नलों से निकालते हैं, नल पानी, जो हमारे घरों में पानी आता है नलों से या टोटी से, ओके, या मशीन से जो हम पानी निकालते हैं, टुल्लू टुल्लू मशीन, टुल्लू पाइप से जो हम पानी निकालते हैं, जो भी कोई मशीन होता होगा, मुझे उतना नाम पता नहीं उसका, बट नल होता है और एक टोटी होती है और भी कुछ होता होगा। तो जो ज़मीन से हम पानी निकालते हैं ऊपर, वो होता है भूमिगत जल, उसको क्या कहते हैं, भूमिगत जल, ओके। तो नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, जलमंडल का निर्माण करते हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। ये आपको मैंने दिखाया, 97.5% महासागरों में पाया जाता है। और ये इतना खारा है, ये देखिए महासागरों में पाया जाता है, एवं वह इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। मतलब साधारण तौर पर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसको संशोधित करें, उसको शुद्ध करें टेक्निक का इस्तेमाल करके, तो फिर वो उपयोग में लाया जा सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में पाया जाता है, ओके। मैंने बताया था 2.5, बस इतना ही है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। सोचिए इतना ज़्यादा पानी, मतलब 71% पृथ्वी पर पानी ही पानी है।
29% स्थल है, फिर भी हम पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी है तो, लेकिन वो पीने योग्य नहीं, अशुद्ध है, अलवणीय। जो हमें जल पीने की आवश्यकता होती है वो अलवणीय जल होता है। और जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा जल है? वो लवणीय जल है। लवणीय मतलब जिसमें लवण मिला है, नमक बहुत ज़्यादा खारा है, पी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, तरह तरह के रोग हो जाएंगे। तो इतना पानी होने के बावजूद भी हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिखाया गया है कि भाई एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, ओके, और फिर यहाँ पर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ओके। यही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई गई है। फिर ये देखिए महासागरों की बात कर रहा है। महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो महासागर होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, और जो महाद्वीप होते हैं ये अलग होते हैं। हाँ, कोई कोई महाद्वीप जुड़ा हो सकता है, जैसे यूरोप, एशिया, यूराल पर्वत के द्वारा जुड़े हैं, बाकी सारे महाद्वीप नहीं जुड़े हैं, जबकि सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। गतिशील मतलब उसमें कुछ हलचल होती रहती है, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। ये महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां कौन कौन सी हैं? एक तो तरंगे आती हैं, लहरें आती हैं, ओके, तो उनको कहा गया है, वो एक गति है। एक है ज्वार भाटा, जो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण होता है। और तीसरा है महासागरीय धाराएं, गर्म धारा, ठंडी धारा। मैंने आपको थोड़ा बहुत जब जापान का भूगोल पढ़ाया था तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था, क्यूरोसियो की धारा, क्यूराइल की धारा, ये थोड़ा बहुत बताया था। बाकी मैं बताऊंगा इसको डिटेल में। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर प्रमुख हैं। तो कितने महासागर हैं पृथ्वी पर? 5 महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा दक्षिण महासागर, और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे छोटा अटलांटिक महासागर, फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं गलत बोल गया, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर उससे छोटा अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर, और उससे छोटा दक्षिण महासागर। अब जो आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा। ये आपको ध्यान देना है। सीक्वेंस क्रम पूछ सकता है ना, कि इसको बढ़ते आकार के क्रम में लगाइए, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। अब यहाँ पर देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, ओके। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना सागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, मतलब गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। ये सब आप देख सकते हैं चित्र में इसमें दिया भी हुआ है। ये बुक आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑफलाइन बुक है तब तो बहुत अच्छी बात है। और आपके पास अगर एटलस होगा ना, तो एटलस या मानचित्र कोई है विश्व का, तो उसको खोल के रखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। यह यस आकार का है, अंग्रेजी भाषा के यस आकार का है, इस प्रकार का, ओके। तो अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? यस। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका है, आप देख सकते हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा दंतुरित है, यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है।
तो सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और इसका जो तट है वो बहुत दंतुरित है, मतलब कटा फटा है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तट, ये कैसे कटा फटा हुआ है, ऐसे है, देखिए कुछ इस प्रकार है, ऐसे ऐसे करके है। तो ये एक प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर विकसित होगा, क्योंकि नावें यहाँ पर आकर के रुक जाती हैं आराम से। यहाँ पर बंदरगाह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप बंदरगाह बन जाता है। जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं माल लाद कर लाती हैं, और इसी बीच में ये जो बीच बीच में ये खाई नहीं है इसे, इसी में आकर के आराम से नावें रुक जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। फिर यहाँ पर है हिंद महासागर, सभी लोग जानते हैं जितने भी भारतीय हैं, क्योंकि एक ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी कि हिंद महासागर ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर पड़ा है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। बहुत इजी है, यहाँ कुछ समझना है नहीं। फिर यहाँ पर थोड़ा और दिया है, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ओके, 60 डिग्री, यहाँ पर डिग्री भी है, अब दिख रहा है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। थोड़ा बहुत है, इसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, यानी उत्तर में स्थित है। ओके, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? दो सागरों को जोड़ती है, एक तो है आर्कटिक महासागर, एक प्रशांत महासागर। फिर है यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो यह जो है उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है, आर्कटिक महासागर। अब हमारा है वायुमंडल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है वायुमंडल की परतें हैं। सबसे जो बाहरी परत है, सबसे ऊपर बहिर्मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर समताप मंडल, और सबसे नीचे कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। तो ये 5 परतें हैं वायुमंडल की। ओके, इसको आपने डिटेल में पढ़ा होगा या मैं बाद में पढ़ाऊँगा। फिलहाल अभी क्लास 6 में जितना दिया है उतना हम लोग पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, यानी गैसों का एक परत है। ओके, और वो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसको वायुमंडल बोला जाता है। वायुमंडल यानी वायु का एक मंडल है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती भी है, मैंने बताया आपको, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जो आयन मंडल है, बीच में आयन मंडल भी पड़ता है, तो आयन मंडल में ओजोन गैसें पाई जाती हैं। ओजोन मंडल, तो वो क्या होता है कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोक लेता है, मतलब पहुंच तो जाती हैं पृथ्वी पर, लेकिन जो पराबैंगनी किरणें हैं बहुत कम मात्रा में पहुंचती हैं, आधे से ज़्यादा वो जो ओजोन मंडल है वो रोक ही लेता है। तो इसलिए ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि वो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक अधिक मात्रा में पहुंचने नहीं देता, जिस कारण हम बीमारियों से बचते हैं। बाकी आप ओजोन मंडल को कहीं भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। अभी इसमें उतना जानकारी डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं। जितना रहेगा उतना बताऊंगा। वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है लगभग। ये आपको अलग अलग मिल सकता है, किसी अलग बुक में थोड़ा सा डाटा इसका अलग होगा। वायुमंडल को उसको घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है, मैंने बताया था। इन परतों को पृथ्वी की सतह से अगर शुरू करते हुए हम देखें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ओके, अब यहाँ पर देखिए,
एक पर्वतारोही को दिखाया गया है जो पर्वत पर चढ़ रहा है। फिर यहाँ पर है वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें पाई जाती हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर आयतन के अनुसार देखें, आयतन के अनुसार तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो नाइट्रोजन है, उससे फिर थोड़ा सा कम ऑक्सीजन, फिर 1% में सारी गैसें आ जाती हैं, जितनी भी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, ओके, जितनी भी हैं वो सब 1% में आती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यप बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक भी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो क्या होता? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होता तो पृथ्वी जो भी ऊष्मा हम लोग को दिन में देती है वो रात में सब अवशोषित कर लेती, और पृथ्वी रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती। तो जो पेड़ पौधे हैं ये रात में सड़ जाते, एकदम कुछ उत्पादन होता ही नहीं। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती और रात्रि में एकदम ठंडी हो जाती पृथ्वी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये रात में ऊष्मा को अवशोषित करके थोड़ा सा रोकती है, क्योंकि जब पृथ्वी रात में ऊष्मा वापस करती है, ऊष्मा छोड़ती है, तो ये जो वायुमंडल है इसमें जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पृथ्वी की ऊष्मा को वापस नहीं जाने देती, कुछ बचा करके रखती है, रोक लेती है। ये सब डिटेल में आप पढ़ेंगे जब मैं भूगोल की रेगुलर क्लास लूँगा, डिटेल में जब आपको पढ़ाऊँगा विश्व भूगोल, तो वहाँ पर मैं आपको एक एक पॉइंट एक एक गहराई से बताऊँगा। ओके, अगर ये आपको ये सेशन पसंद आता है, ये सारी चीज़ें आपको पसंद आएगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या आपको डिटेल में भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। फिर यहाँ पर देखिए, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेज़ी से घटता जाता है। आप जानते हैं पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए दिखाया जाता है एक यहाँ पर्वतारोही। ओके, ये देखिए पीछे इसके बैग में देखिए ये ऑक्सीजन है, ओके, बैग में रखे हुए। तो जो घनत्व होता है वायु का, गैसों का घनत्व होता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं, दूर जाते हैं, यानी पृथ्वी से किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर हम चढ़ते जाएंगे जो वायुमंडल का घनत्व है वो कम होता जाएगा। ओके, मतलब जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहाँ घनत्व बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और फिर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन वगैरह लेकर जाते हैं जब पर्वत पर चढ़ते हैं। बहुत ऊंचे पर्वत पर चढ़ना है तो अगर आपको कहीं 700-800 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ना है तो ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा चढ़ना है तो फिर वहाँ पर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, ये स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है और ये जल मंडल है, और तीनों भाग जहाँ पर मिलते हैं वो क्या हो जाता है? जीवमंडल। और जहाँ पर सभी जीव रहते हैं, आप देख लीजिए यहीं पर गाय वगैरह सब कुछ है, हाथी वगैरह। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ओके, जो पृथ्वी का दबाव होता है ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हम बहुत अधिक दबाव महसूस करते हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ये इंपॉर्टेंट है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। दो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको मिल गई, एक तो वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना कि वायु और पवन में अंतर क्या है। तो वायु जो है वो स्थिर भी हो सकती है, गतिशील भी हो सकती है, लेकिन जो गतिशील वायु है उसी को पवन कहेंगे। पवन कभी स्थिर नहीं होता। तो वायु और पवन भले ही हिंदी में पर्यायवाची हैं, लेकिन अंतर होता है कि पवन हमेशा गतिशील ही होती है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक और मंडल है जीव मंडल। मैंने आपको बताया 3 मंडलों से मिलकर बना होता है, यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल जहाँ मिल जाते हैं उस भाग को कहते हैं जीव मंडल।
वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही ये सब थोड़ा बहुत बताया था। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। ओके, देखिए सेम चीज़, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। तो छोटे से लेकर बड़े जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। कुछ समझाना नहीं, यहाँ पर सब कुछ आप जानते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में यानी कि जंतु जगत और पादप जगत में बांटा जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को, देखिए उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है। तो वनों को क्यों काटा जाता है? लकड़ी के लिए, खेती के लिए। खेती मतलब वनों को साफ करके वहाँ पर खेती की जाती है। तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल में ही सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। ओके, झील, नदी में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है। इसीलिए कहते हैं भाई जल ज़्यादा प्रदूषित मत कीजिए। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जब हम जल गंदा कर देते हैं तो जो जीव जंतु होते हैं वो जल पीते हैं तो उनको भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग की आवश्यकता है। फिर यहाँ सब समाप्त है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ बताया गया है कि मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है कि पृथ्वी से जो ऊष्मा वापस जाती है उसको रोक लेती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जितनी भी ऊष्मा आएगी सूर्य से, जितनी भी ऊष्मा हमको दिन में मिलेगी वो रात में वापस होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ऊष्मा थोड़ा सा भी वापस नहीं जा पाएगी। इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी पर ऊष्मा बढ़ती जाएगी और पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर रहने के लिए जीवन संभव नहीं होगा। ओके, तो जीवन यहाँ से दूर चला जाएगा, सभी लोग मर जाएंगे गर्म से। इसलिए कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा सीमित में रहे तो ठीक है, असीमित अगर ये बढ़ जाएगी तो ये नुकसानदेह है। तो ये मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया, 2 पार्टों में पूरा पढ़ाया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कीजिए।